हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 11 के रसायन विज्ञान में एक नया अध्याय शुरू करेंगे। द्रव्य की अवस्थाएं, गैस एवं द्रव, अर्थात गैस और द्रव अवस्था के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि द्रव्य क्या होता है या मैटर क्या होता है। आपने शुरुआती कक्षाओं में ही पढ़ा होगा कि द्रव्य किसे कहते हैं। कोई भी पदार्थ या कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती हो और जिसमें द्रव्यमान हो उसे कहा जाता है मैटर या फिर द्रव्य। कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती है और जिसमें द्रव्यमान होता है उसे द्रव्य कहा जाता है या मैटर कहा जाता है। सामान्य परिस्थितियों में द्रव्य 3 अवस्थाओं में पाया जाता है। ठोस, जिसे सॉलिड कहते हैं, द्रव, जिसे लिक्विड कहते हैं, और गैस। ये अवस्थाएं सामान्य परिस्थितियों में पाई जाती हैं। इसके अलावा असामान्य परिस्थिति के 3 उदाहरण और भी हैं, 3 अवस्थाएं और भी हैं, जिसमें पहला आता है प्लाज्मा, दूसरा आता है फर्मियानिक कंडेंसेट, तीसरा है बोस, आइंस्टीन कंडेंसेट। ये तीनों अवस्थाएं सामान्य परिस्थितियों में नहीं पाई जाती हैं, बहुत उच्च ताप पर पाई जाती हैं। और ऐसा उच्च ताप जिस पर ये अवस्थाएं पाई जाती हैं वो नाभिकीय संलयन के द्वारा मिलता है। हम कह सकते हैं कि तारों पर ये अवस्थाएं पाई जा सकती हैं क्योंकि वहां पे नाभिकीय संलयन के द्वारा ऊर्जा उत्पन्न होती है। फिर हम एक एक करके ठोस, द्रव और गैस के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले ठोस के बारे में देखते हैं कि ठोस पदार्थ की वह अवस्था है जिसमें आयतन और आकार दोनों निश्चित होता है। ऐसा इसलिए होता है कि जो ठोस के घटक कण होते हैं, चाहे परमाणु हो, अणु हो या आयन हो, उनके बीच में काम करने वाला अंतराणु आकर्षण बल बहुत ज्यादा होता है। अंतराणु आकर्षण बल का मान काफी ज्यादा होता है, जिससे ठोस के जो कण होते हैं वो काफी नजदीक होते हैं, काफी निकट होते हैं। और काफी निकट होने के कारण इनके बीच जो खाली जगह होती है जिसे कहा जाता है अंतराणुक स्थान। अंतराणुक स्थान या कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस काफी कम होता है। अच्छा, अब इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स इतना ज्यादा होता है कि जो ये कण हैं या अणु हैं वह स्थानांतरीय गति नहीं कर पाते हैं। ट्रांसलेशनल मोशन जो होता है वो नहीं हो पाता है। केवल ये कंपनिक गति और घूर्णन गति करते हैं, अर्थात घूम सकते हैं और वाइब्रेशन कर सकते हैं, इस तरह की गति कर पाते हैं। लेकिन इस तरह से चल नहीं सकते हैं कि वो एक जगह से दूसरी जगह पे आ सके या जा सके। जिसके कारण क्या होता है कि इनकी जो स्थितिज ऊर्जा होती है, स्थितिज ऊर्जा काफी ज्यादा होती है और गतिज ऊर्जा का मान बहुत कम होता है। स्थितिज ऊर्जा का मान ही ज्यादा होने के कारण इनका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है। आप अपने आसपास तमाम उदाहरण देखते होंगे जो ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। यदि पानी को ही देखा जाए तो जब वह बर्फ के रूप में होता है तो ठोस अवस्था में पाया जाता है। और लकड़ी हुआ या कोई धातु हुई, अधिकतर जैसे लोहा हुआ, चांदी, सोना, तांबा, ये सभी ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। आगे बात करेंगे
द्रव की। ये द्रव क्या होते हैं? तो द्रव पदार्थ की वह अवस्था होती है जिसमें आयतन तो निश्चित होता है लेकिन आकार निश्चित नहीं होता है। जिस भी बर्तन में द्रव को रखा जाता है वह उसी बर्तन का आकार ग्रहण कर लेता है। द्रव या लिक्विड, इनका आयतन निश्चित होता है लेकिन आकार अनिश्चित होता है। द्रवों में जो अंतराणु आकर्षण बल का मान होता है वह ठोसों की अपेक्षा कम होता है, जिसके कारण उनके कणों के बीच की जो दूरी होती है वो ठोसों की अपेक्षा ज्यादा होती है। इस तरह से क्या कह सकते हैं कि जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है उसकी वैल्यू ज्यादा होती है ठोसों की अपेक्षा। इनकी गतिज ऊर्जा ज्यादा होती है, ये ज्यादा होती है, लेकिन स्थितिज ऊर्जा का मान पोटेंशियल एनर्जी होती है वो कुछ कम होती है। और गतिज ऊर्जा ज्यादा होने के कारण द्रवों के अणु एक दूसरे से टकराते रहते हैं और एक दूसरे के ऊपर फिसलते रहते हैं, जिसके कारण होता यह है कि जो द्रव के अणु होते हैं वो इन खाली जगहों में असामान्य रूप से गति करते रहते हैं, अनियमित गति करते रहते हैं और इसी के कारण द्रवों में बहने का गुण पाया जाता है। द्रव में बहने का गुण पाया जाता है। यदि किसी बर्तन में द्रव को रखा जाए तो द्रव के अणुओं पर नीचे की तरफ गुरुत्वाकर्षण बल काम करता है और कुछ वैल्यू होती है पोटेंशियल एनर्जी अर्थात स्थितिज ऊर्जा की, जो द्रव के अणुओं की स्थितिज ऊर्जा होती है। द्रव के अणु अपनी गतिज ऊर्जा के कारण ऊपर जाने का प्रयास करते हैं, जबकि गुरुत्वाकर्षण बल और स्थितिज ऊर्जा के कारण, इन दोनों बलों के योग के कारण द्रव के जो अणु होते हैं वो नीचे की तरफ बर्तन के तल में रहते हैं। अणु की गतिज ऊर्जा द्रवों में इतनी नहीं होती है कि वह गुरुत्वाकर्षण बल और स्थितिज ऊर्जा के योग से अधिक हो जाए या बराबर हो जाए, जिससे द्रव का अणु बर्तन के तल को छोड़ दे। इसीलिए आयतन जो होता है द्रवों का वो निश्चित होता है। द्रव के तमाम उदाहरण है, जैसे जल है, दूध देखते होंगे, केरोसिन है, पेट्रोल है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे गैसों की कि गैस क्या होते हैं। गैस द्रव्य की वह अवस्था है जिसमें ना तो आकार निश्चित होता है और ना ही आयतन निश्चित होता है। आप जिस बर्तन में, जिस आयतन के बर्तन में रख देंगे, गैस उस बर्तन का आकार और उस बर्तन का आयतन दोनों ही ग्रहण कर लेता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि गैस के अणुओं के बीच में काम करने वाला इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होता है। ये जो होता है बहुत कम होता है, जिसके कारण गैस के अणु काफी दूर दूर होते हैं, उनके बीच की दूरी बहुत ज्यादा होती है। या हम इसी बात को इस तरह से भी कह सकते हैं कि गैस के अणुओं के बीच का जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है वो बहुत ज्यादा होता है। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत ज्यादा होता है और बहुत ज्यादा होने के कारण पोटेंशियल एनर्जी जो गैसों की होती है, गैस के अणुओं की पोटेंशियल एनर्जी यानी कि स्थितिज ऊर्जा बहुत कम होती है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी मतलब गतिज ऊर्जा बहुत ज्यादा होती है। और इन खाली स्थानों में ये जो गैसें होती हैं वो गैस के अणु आपस में अनियमित गति करते हुए टकराते रहते हैं, एक दूसरे को टक्कर मारते रहते हैं। और जिस बर्तन में इन्हें रखा जाता है, यदि किसी बर्तन में अगर गैस के अणुओं को या गैसों को रखा जाता है
तो अपनी अधिक गतिज ऊर्जा के कारण ये गैस के अणु आपस में तो टकराते रहते हैं, साथ ही साथ ये बर्तन की दीवार पे भी टक्कर मारते रहते हैं। तो जिस पात्र में रखा जाता है उस पात्र में ये बार बार उसके दीवार पे टक्कर मारते हैं, और ज्यादा टक्कर मारने के कारण क्या होता है कि गैसों में यह गुण पाया जाता है कि वे जिस बर्तन में रखे जाएं उस बर्तन की दीवार पे दाब डालते हैं, यानी कि प्रेशर डालते हैं। अपनी अधिक गतिज ऊर्जा के कारण, या कह सकते हैं अपने कम अंतराणुक आकर्षण बल के कारण, गैसों की आयतन और आकार दोनों ही अनिश्चित होते हैं। गैस का आयतन और आकार दोनों ही अनिश्चित होता है। जैसे हवा है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नियान, हीलियम, आर्गन जैसी गैसें जो हैं वो इस अवस्था की उदाहरण है। तो हमने देख लिया ठोस, द्रव और गैस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के आधार पे किस तरह से अंतर होता है, उनके कणों के बीच की दूरी किसकी कम होती है, किसकी ज्यादा होती है, या उनके गुणों में क्या अंतर होता है। कोई भी पदार्थ ठोस, द्रव अथवा गैस अवस्था में परिवर्तित किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए ताप और दाब की कुछ परिस्थितियां होती हैं। अर्थात ताप और दाब में परिवर्तन करके हम चाहें तो पदार्थ को एक अवस्था से दूसरे अवस्था में परिवर्तित किया जा सकता है। इंटरकन्वर्जन ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। यहां पे हम यह पढ़ेंगे कि किस तरह से पदार्थ की एक अवस्था से दूसरे अवस्था में परिवर्तन किया जा सकता है। इसके लिए जरूरी है ताप और दाब की आवश्यक परिस्थितियां, अर्थात P और T। P प्रेशर और T टेम्परेचर, ताप। यहां पे एक बात और जान लेते हैं कि किसी अणु की जो चाल होती है वह T यानी कि ताप पर निर्भर करता है। अगर ताप बढ़ाएंगे तो उस अणु की गति भी बढ़ेगी, और ताप घटाएंगे तो अणु की गति घटेगी। और काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है गतिज ऊर्जा का 12mv²। v अर्थात अणु की गति। तो जैसे जैसे ताप बढ़ाया जाता है, ताप बढ़ने के कारण अणु की गति बढ़ेगी और उसके कारण अणु की गतिज ऊर्जा भी बढ़ती है। देखते हैं, यह ठोसों के लिए है कि जिसमें इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन काफी ज्यादा होता है, जिससे कण सटे सटे होते हैं, काफी नजदीक होते हैं। द्रवों में अणुओं के बीच की दूरी थोड़ी सी ज्यादा होती है और गैसों में काफी ज्यादा होती है। यदि कोई पदार्थ ठोस अवस्था में है और यदि हम उसे गर्म करें तो पदार्थ को जो ठोस अवस्था में है यदि गर्म करेंगे तो गर्म करने पर उसमें उपस्थित अणुओं की गति बढ़ जाती है, जिसके कारण अणु की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। और जब अणु की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है तब दो अणुओं के बीच काम करने वाला इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होता है, अट्रैक्शन फोर्स जो होता है, वो कम होने लगता है, क्योंकि इन अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ने लगती है, जिससे ये एक दूसरे के आकर्षण से हटने लगते हैं, एक दूसरे के आकर्षण बल से छूटने लगते हैं और इनके बीच की दूरी धीरे धीरे बढ़ जाती है। और बढ़ते बढ़ते जब दूरी इस अवस्था तक पहुंच जाती है तो पदार्थ ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में बदल जाता है। तो अगर टेम्परेचर को बढ़ाया जाए तो पदार्थ ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में बदल जाएगा। इसके बाद भी यदि ताप बढ़ाया जाता है तो इन अणुओं की गतिज ऊर्जा और बढ़ेगी और इनके बीच में जो आकर्षण बल काम कर रहा है वह थोड़ा थोड़ा और कम होने लगेगा, जिससे इनके कणों के बीच की दूरी और बढ़ जाती है और इसके कारण पदार्थ द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि यदि ताप को बढ़ाया जाए तो ताप बढ़ाने पर पदार्थ में ठोस से द्रव अवस्था और द्रव से गैस अवस्था में बदलने की प्रवृत्ति होती है। यदि हम उल्टी दिशा में जाएं तो अगर दाब बढ़ाया जाए तो दाब बढ़ाने पर होता यह है, या तो दाब बढ़ाएं
या फिर टेम्परेचर को कम करें। दोनों बातें हो सकती हैं, दाब को बढ़ाया जाए, ताप को कम किया जाए। तो दाब बढ़ाने पर आयतन इनका जो होता है वो कम होने लगता है, और आयतन कम होने के कारण अणुओं के बीच की दूरी घटने लगती है, जिसके कारण ये अणु नजदीक होते हैं, नजदीक आ जाते हैं, और नजदीक आते आते इनकी बीच की दूरी घटकर अगर इतनी हो जाए तो पदार्थ गैस अवस्था से द्रव अवस्था में आ जाएगा दाब बढ़ाने पर। यदि ताप को कम किया जाए तो हमने अभी बताया कि ताप पर निर्भर करता है अणु की गतिज ऊर्जा। अगर ताप घटाएंगे तो अणु की गतिज ऊर्जा भी घटेगी। जब गतिज ऊर्जा घटने लगती है तो धीरे धीरे इनके बीच में आकर्षण बल काम करने लगता है, वह प्रभावी होने लगता है, और अणुओं के बीच की दूरी धीरे धीरे घटने लगती है, तो पदार्थ गैसीय अवस्था से द्रवीय अवस्था में आ जाता है। टेम्परेचर को और कम करेंगे, गतिज ऊर्जा और घटेगी, और आकर्षण बल बढ़ेगा, तो पदार्थ द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में आएगा। या टेम्परेचर को कम करें या फिर प्रेशर को बढ़ाएं। अगर दाब बढ़ाएंगे तो भी इन अणुओं के बीच की दूरी धीरे धीरे घटने लगती है, और पदार्थ द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में बदल जाएगा। एक उदाहरण देख लेते हैं, जो एक सामान्य सा उदाहरण है, जैसे पानी है। पानी को अगर आप गर्म करते हैं तो वह भाप बन जाता है, अर्थात द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में बदल जाता है, क्योंकि उसके अणुओं के बीच गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, और गतिज ऊर्जा बढ़ने के कारण दो अणु जो पहले नजदीक नजदीक थे वो दूर होने लगते हैं, जिससे पदार्थ गैस अवस्था में चला जाता है। यदि पानी को ठंडा करेंगे तो ठंडा करने पर उनके अणुओं की गतिज ऊर्जा घटती है, और गतिज ऊर्जा घटने के कारण उनके अणु नजदीक आने लगते हैं, जिसके कारण पदार्थ ठोस अवस्था में बदल जाता है।